मुंह दिखाई में हीरो से जड़ी हुई पाजेब देने वाली सास। आए दिन सुमित्रा की तीनों बहुओं के बीच तू तू मैं होती रहती है। आज फिर किचन में तीनों बहुएं आपस में झगड़ बैठती हैं। सुनो, तुम दोनों पहले मुझे खाना बनाने दो, मुझे घर के और भी काम करने हैं। हाँ तो दीदी, मुझे भी तो काम है, मैं कौन सी फ्री बैठी हूँ। कल भी आपने पहले बनाया था, आज मैं पहले बनाऊंगी। आप लोग तो बड़े तेज हो दीदी। आप बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपकी चलेगी। इस बार खाना पहले मैं बनाऊंगी। तू चुप रह। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बीच में क्यों ना बोलूं? मैं छोटी हुई तो क्या हुआ, मेरे भी तो कुछ हक हैं इस घर में। छोटी है पर जबान सबसे बड़ी है तेरी। बोला ना तुझे, तू हमारे बाद ही बनाएगी। तीनों बहू का झगड़ा सुनकर तीनों की सास सुमित्रा किचन में आती है। हे भगवान, नाक में दम कर रखा है तुम तीनों ने। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बिना झगड़ा करे कोई काम कर लो। मम्मी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। आप इन दोनों से बोलो कि अपना खाना बाद में बनाए, पहले मुझे बनाने दें। झगड़े की शुरुआत तो बड़ी दीदी नहीं करी है, मैं तो चुपचाप से अपना काम ही कर रही थी। झगड़ा किसने पहले शुरू किया और किसने बाद में, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोगों के झगड़े के चक्कर में पिछले 1 घंटे से मैं और तुम्हारे पापा जी खाने का इंतजार कर रहे हैं। अभी झगड़ा खत्म करो और हमें खाना दो। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। तीनों बहुएं एक दूसरे को ताना मारते हुए काम पर लग जाती हैं। अगले दिन सुमित्रा अपनी तीनों बहुओं से कहती है, सुनो तुम तीनों, आज रात मेरी सहेली उषा खाने पर आ रही है। तुम तीनों से हाथ जोड़कर विनती है, आज किचन में झगड़ा मत करना और बिना देरी के खाना बना देना। टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, आज ऐसा खाना बनाऊंगी ना, आप याद रखोगी। शाम होते ही तीनों बहुएं किचन में आकर खाने की तैयारी करने लगती हैं। ऐसा करो ममता, मीठे में तुम गाजर का हलवा बना दो और सुमन, तुम आलू बैगन काटकर उसकी सब्जी बना दो। मैं पूड़ी बना लूंगी। मैं क्यों गाजर का हलवा बनाऊं? पता है उसमें कितनी मेहनत लगती है। आप दोनों में से कोई बना लो, मैं पूड़ी बना लूंगी। पूड़ी तो मैं बनाऊंगी, मुझे आलू बैगन की सब्जी नहीं आती। अब कौन क्या बनाएगा, इस बात को लेकर फिर से तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आखिर में बड़ी बहू कोमल कहती है, मैं जा रही हूं अपने कमरे में, तुम लोग बनाते रहो तुम्हें जो बनाना है। वैसे भी सुमन नहीं बोला था मम्मी जी को कि मैं ऐसा खाना बनाकर दूंगी कि मम्मी जी याद रखेंगी। सही बात है, जिसने बोला वही बनाए। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में। खाओगे तुम सब, बनाऊं मैं अकेली? हाँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। अब जिसको खाना है वो खुद ही बना लेगा। मैं भी चली अपने कमरे में। अरे बहुओं, तुम तीनों फटाफट से खाना ले आओ। मेरी सहेली उषा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही है। पर क्या लाए मम्मी जी, हमने तो कुछ बनाया ही नहीं। यहाँ मेहमान घर में बैठा है और तुम तीनों ने कुछ बनाया ही नहीं। अब क्या अपना कलेजा खिलाऊं उसे? सॉरी मम्मी जी। बस अब बहुत हो गया, तुम तीनों को तो मैं बाद में देखूंगी। पहले जल्दी से बाहर से खाने के लिए कुछ लाओ, मेरी सहेली भूखी बैठी है। बड़ी बहू बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अपनी सहेली उषा के जाने के बाद सुमित्रा तीनों बहुओं को हॉल में बुलाती है। तुम लोगों के रोज रोज के झगड़े से घर घर कम चिड़िया घर ज्यादा लगता है। किचन को तो तुमने जंग का अखाड़ा ही बना रखा है। अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारा किचन में बंटवारा कर दिया जाए। अब किचन में तुम तीनों के अलग अलग चूल्हे होंगे। कल से अलग अलग खाना बनाना तुम लोग अपना। अगले दिन तीनों बहुएं किचन में अलग अलग चूल्हे पर काम करने लगती हैं। सुमन दीदी के राजमा से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा भी मन कर रहा है खाने का। ममता आलू के पराठे बना रही है, उसके हाथ के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आज क्या बनाऊं। कभी कभी तो मैं ममता और सुमन से कहकर अपने लिए खाना बनवा लेती थी, पर अब कैसे बोलूं। इस तरह तीनों बहुओं को आपस में एक दूसरे की कमी खलने लगती है। एक दिन ममता का पति उसे आलू पूड़ी बनाने के लिए कहता है, सुनो ममता, आज खाने में आलू पूड़ी बना लो, मेरा बड़ा मन हो रहा है खाने का। ठीक है, बना दूंगी जी।
ममता किचन में पूड़ी तल रही होती है कि अचानक गरम तेल छटक कर उसके हाथ पर गिर जाता है और हाथ जल जाता है। माँ, बहुत जलन हो रही है मम्मी। ये देखकर सुमन और कोमल फौरन ममता के पास आ जाती हैं। अरे देखा ममता, कितना जल गया तेरा हाथ। ओए माँ, हाथ तो तेरा बहुत ज्यादा ही जल गया। तुझे तो पूड़ी तलनी भी नहीं आती है, फिर क्यों बना रही थी तू? दीदी, आज आपके देवर का आलू पूड़ी खाने का मन था, तो मैं वो आप लोगों से तो बोल नहीं सकती थी ना बनाने के लिए। हाँ, इसीलिए मैं खुद बनाने लग गई। पागल है तू, हमें बोल देती, हम बनाने से मना थोड़ी ना कर देते। सॉरी दीदी, मुझे लगा कि अब अपनी अलग अलग रसोई है तो अपना खाना भी तो खुद ही बनाना होगा ना। रसोई अलग हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की मदद ही नहीं करेंगे। चल अब तू आराम कर। अब कुछ दिनों तक तू किचन में नहीं आएगी जब तक ठीक ना हो जाए, समझी? लेकिन दीदी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब से तेरा सारा काम हम लोग करेंगे, तू बस आराम कर, समझी? इस तरह सुमन और कोमल मिलकर ममता का खाना बनाने लगते हैं। ये देखकर सुमित्रा को बड़ी खुशी होती है। वो अपनी तीनों बहुओं से आकर कहती है, आज पहली बार तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही मिलजुल कर तुम सब काम करोगी तो घर में शांति भी बनी रहेगी और किसी का हाथ भी नहीं जलेगा। तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो डिसाइड कर लेती हैं कि अब से मिलजुल कर ही वो रसोई में खाना बनाया करेंगी। गर्मी में सूखी नदी में रहने पर मजबूर करीब ससुराल। गर्मी का कहर। एक समय था जब बरखा गांव में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के हर कुएं में पीने के लिए पानी था। शारदा नदी भी पूरे उफान पर रहती थी। लेकिन कुछ सालों में सूखे का ऐसा कहर आया कि लोगों के खेत बंजर हो गए हैं। कई कुएं सूख गए और शारदा नदी में पानी का स्तर कम हो गया। सब लोगों की तुलना में हीरा की हालत सबसे बुरी हो गई। इस सूखे में हीरा की फसल बर्बाद हो गई और वो कर्ज में डूब गया। इस कारण हीरा और उषा अपनी 3 महीने की बच्ची के साथ बड़ा कठिन जीवन जी रहे होते हैं। अजी ऐसे ही सूखा रहा तो हमारी बेटी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। घर में एक घूंट पानी नहीं है, अब हम इसे क्या पिलाएंगे? गांव के सब कुएं सूख चुके हैं, अब बस एक ही कुआं बाकी है जो उस दुष्ट सरपंच मेवा सिंह की जमीन पर है। तुम कहो तो वहां जाकर पानी ले आता हूँ। नहीं नहीं, वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसके पैसे अभी तक आपने नहीं दिए हैं। पिछली बार ही वो धमकी देकर गया था। इस बार पैसे नहीं दिए तो वो हम सबको मार डालेगा। उषा और हीरा आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें मेवा सिंह की आवाज सुनाई देती है, जो उनके घर के बाहर ही खड़ा होकर दे रहा था। जिसे सुनकर हीरा कहता है, दुष्ट का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। तुम अंदर ठहरो, मैं उससे बात करके आता हूँ। नहीं नहीं, बाहर मत जाइए, वो बहुत गुस्से में लग रहा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। चलिए ना, यहाँ से भाग चलते हैं। भागकर जाएंगे कहाँ? अगर कुछ बुरा होता है तो तुम पीछे के रास्ते से भाग जाना। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर हीरा बाहर चला जाता है, जहाँ मेवा सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। हीरा को देखते ही मेवा सिंह जोर से चिल्लाता है, कहाँ छुप करके बैठा था कुत्ते? कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ तुझे, ला मेरे पैसे ला। मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपको तो पता ही है, पूरे गांव में सूखा पड़ा है, मेरा खेत सूख चुका है। एक बार फिर से हरियाली आ जाने दीजिए, आपकी पाई पाई चुका दूंगा। पैसे नहीं है तो तू भी नहीं, तुझे तो पता ही है, एक बार मैं चलकर किसी के घर आ जाऊं तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। या तो पैसे लेता हूं या उसकी जान। इतना कहकर मेवा सिंह अपने गुंडों को हीरा को पीटने के लिए कह देता है। मारो से, जिंदा ना बचने पाए। उषा खिड़की से ये सब देखती है। वो तुरंत घर के पिछले रास्ते में जाती है, जहाँ उनका पालतू कुत्ता शेरू सो रहा होता है। वो शेरू पर अपनी बेटी को कपड़े से बांध देती है और वहाँ से उसे भगा देती है। जाओ, इसकी बीवी और बच्चों को भी अंदर से घसीट के लाओ, आज इन सब की चिता यहीं जलनी है। मेवा सिंह के गुंडे उषा को भी अंदर से घसीट कर ले आते हैं और उसे भी मार देते हैं। मेवा सिंह दोनों पति पत्नी को मारकर वहाँ से चला जाता है। गांव वाले उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। बहुत बुरा हुआ हीरा के परिवार के साथ, एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। मेवा सिंह ने बड़ी निर्दयता के साथ दोनों पति पत्नी को मार दिया। पता नहीं उसकी बेटी भी जिंदा है कि नहीं।
हमें हीरा और उषा की बेटी को ढूंढना चाहिए। क्या पता भगवान की दुआ से वह जिंदा हो। सभी गांव वाले कई दिनों तक उस बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता। तो सब गांव वाले उस बच्ची की तलाश बंद कर देते हैं। बरखा गांव के पड़ोसी गांव अटारी में भी बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। उस गांव के लोग भी भूखे प्यासे मर रहे थे। इस गांव में गिरधारी अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था और उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। हमारे खेत की हालत और मेरी हालत एक ही जैसी है। हम दोनों ही बंजर हो चुके हैं। इतने सालों में ना तो इस खेत की मिट्टी में कोई अनाज उपजा और ना ही मेरी कोख से कोई संतान पैदा हुई। ऐसा नहीं बोलते यशोदा। बुरा वक्त कितना ही दिन ठहरे, एक ना एक दिन चला ही जाता है। भरोसा रखो, अच्छा वक्त आता ही होगा। आपके दिलासों से अब मेरा दिल नहीं बहलता। कुछ ही देर में गिरधारी और यशोदा को एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है। जाइए जी, इस कुत्ते को भगा कर आइए। कितनी जोर जोर से भौंक रहा है। ठीक है, अभी जाता हूँ। गिरधारी जब कुत्ते को भगाने जाता है तो हैरान हो जाता है। ये वही शेरू कुत्ता था जिस पर उषा ने बच्ची को बांधकर भगा दिया था। अरे इस कुत्ते पर ये बच्ची कैसे? लगता है किसी ने जानबूझकर इस कुत्ते पर बांधकर भगाया है। गिरधारी बच्ची को कुत्ते पर से उतार लेता है और अपने घर लाकर यशोदा से कहता है, अरे यशोदा, जल्दी देख कौन आया है अपने घर। ये किसकी बच्ची है जी? यह तो मुझे भी नहीं पता। इस बच्ची को अपने घर वह कुत्ता लाया है जिसको तुमने भगाने भेजा था। ठीक है जी, जब तक इस बच्ची के माता पिता नहीं मिल जाते इसे हम अपने घर में ही रख लेते हैं। यशोदा और गिरधारी उस बच्ची का लालन पालन करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद यशोदा गिरधारी से बोलती है, सुनिए जी, पानी के जितने भी बर्तन थे सब खाली हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए, जाकर पानी का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है, देखता हूँ अपने गांव में किस कुएं में पानी है। गिरधारी अपने गांव के कई कुएं देखता है, पर उनमें पानी की एक बूंद नहीं होती। बड़ी मुश्किल से उसे एक कुआं दिखता है, पर वहां भी लोगों की बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। जैसे तैसे गिरधारी कुछ पानी भरकर ले आता है। गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज तो पानी मिल गया, पर लगता नहीं दोबारा मिलेगा। आप ऐसा कीजिए, हमारे पड़ोसी गांव बरखा में चले जाइए। क्या पता वहां पर कुछ कुओं में पानी हो। गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। इस बच्ची को वक्त पर पानी देते रहना जरूरी है। ठीक है, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। रात भर यशोदा एक गहरी चिंता में डूबी रहती है, जिसे देखकर गिरधारी पूछता है, क्या हुआ यशोदा? क्यों इतनी परेशान हो? क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? क्या बताऊं, बड़ी चिंता में हूँ। हर दिन यही सोचती हूँ, किसी दिन इस बच्ची के माता पिता आ गए तो मुझे इसे उन्हें वापस सौंपना होगा। बस इसी बात से डरी हुई हूँ। इस बात से दुखी तो मैं भी हूं, पर जैसी भगवान की मर्जी। अभी फिलहाल तुम सो जाओ। सुबह होते ही गिरधारी बरखा गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में गिरधारी देखता है कि आसपास के सभी पेड़ सूख गए हैं, जानवरों के कंकाल पड़े हुए हैं और सब छोटे छोटे तालाब सूख चुके हैं। ये सब देखकर गिरधारी को बहुत बुरा लग रहा था। शारदा नदी भी सूख चुकी थी, जिस पर से चलते हुए गिरधारी दूसरे गांव पहुंचकर कुछ गांव वालों से पूछता है, सुनो भाई, क्या इस गांव में पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल सकता है? भाई, इस गांव में तो अब बस एक ही कुआं बचा है जिस पर पानी मिल सकता है। वह यहाँ के सरपंच मेवा सिंह की जमीन पर है, पर वह पानी देने के लिए बहुत पैसे लेंगे। कितने बुरे दिन आ गए हैं जो कुदरत हमें मुफ्त में बांटती है। आज कुछ लोग उन चीजों का ही सौदा कर रहे हैं। खैर, धन्यवाद भाई आपका। गिरधारी मेवा सिंह के घर के पास पहुंचता है, जहां मेवा सिंह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने गुंडों से कुछ बातें कर रहा होता है। गिरधारी चुपके से वो बातें सुनने लगता है। अरे नालायकों, कुछ पता चला वह कुत्ता उस लड़की को लेकर कहां गया है? मैं पूरे परिवार की चिता जलाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ वह बच्ची हाथ से निकल गई। गिरधारी उनकी बातें सुनकर बड़ा भयभीत हो जाता है। उसका एक मन तो करता है कि वो अभी जाकर उस मेवा सिंह की जान ले ले,
परंतु वो अपने गुस्से पर काबू करता है और वहां से तुरंत लौट आता है। थोड़ी देर में अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जोरों की हवा चलने लगती है। बादल गरजने लगते हैं। ये देखकर गांव वाले खुशी से पागल होने लगते हैं। देखो साथियों, देखो, बारिश होने वाली है। अब फिर से जमीन उपजाऊ हो जाएगी और कुएं में पानी आ जाएगा। अचानक से झमाझम बारिश होने लगती है। सब गांव वाले नाचने लगते हैं। इतने में एक तेज आंधी का झोंका आता है और मेवा सिंह जिस पेड़ के पास खड़ा होता है वो पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे दबकर उसकी मौत हो जाती है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक साथ दो दो खुशियां दे दी, जुल्मी मेवा सिंह से और इस सूखे से भी छुटकारा। मेवा सिंह के मरने से गिरधारी को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। वो अपने घर वापस आने लगता है तो देखता है कि शारदा नदी में फिर से पानी भरना शुरू हो गया है। वो तुरंत नदी को पार कर लेता है। घर आकर गिरधारी यशोदा से कहता है, यशोदा, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बच्ची अब से हमारी है। इस लड़की के माता पिता मर चुके हैं और जिसने उन्हें मारा था वह भी मर गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी सुन ली। इस तरह बरखा गांव और अटेरी गांव दोनों में फिर से हरियाली लौट आती है। शारदा नदी में फिर से पानी जोरों से बहने लगता है। गिरधारी के खेत में फसलें उगने लगती हैं और इस तरह पूरे गांव के लोगों की फसल भी हरी भरी हो जाती है और दोनों गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है।